अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। उम्मीद है कि आपने जो ऑलरेडी लेक्चर्स सुने हैं मेरे, वो आपने तैयार कर लिए होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने फ़ीडबैक भी किया है, बहुत अच्छा लगा है मुझे। आरपी बच्चों ने सेंड की है और ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चे साथ के साथ तैयार कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी नॉन सीरियस हैं, तो उनको बेटा सोचना चाहिए कि हमारा ये स्टडी का नुकसान हो रहा है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए बेटा अपने साथ के साथ लेक्चर्स प्रिपेयर करें, ठीक है। लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था वो था मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस की थी। बट अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो है 9.2। 9.2 हमारे पास एक नई बात स्टार्ट होने लगी है, एक नया टॉपिक स्टार्ट होने लगा है। लास्ट टाइम हमारे पास था टॉपिक 9.1, जिसमें आपने रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये सारी बातें डिटेल से डिस्कस की थी। बट आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो थोड़ा इनसे डिफरेंट है, हट के इधर थोड़ा, ठीक है। नई बात आने लगी है। टॉपिक है हमारे पास 9.2। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। लेक्चर नंबर हमारे पास है बेटा 4। चैप्टर नंबर हमारे पास 9, ठीक है। टॉपिक नंबर हमारे पास जो है वो 9.2 है, ठीक है। टॉपिक हमारे पास 9.2 है। तो 9.2 में हमारे पास जो टॉपिक है उसका नेम आप सब जानते हैं, पेज नंबर 6 पर है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास ये एक ऐसा लॉ है जिसमें आपने कंसंट्रेशन मतलब रिएक्टिव सब्सटेंसेस जो आपके पास रिएक्शन में चीज़ें रिएक्ट कर रही होती हैं, उनका रेट, उनकी रफ्तार, मतलब कितनी जल्दी वो रिएक्ट करते हैं। अच्छा, और उसके बाद उस रिएक्शन की मतलब सिमत या डायरेक्शन आप कह लें, कितनी जल्दी वो आगे बढ़ता है, ठीक है। यानी कि रिएक्शन का भी रेट इसमें डिस्कस होगा, ठीक है। तो हम पहले इसकी बेटा डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन की तरफ आएंगे। तो वो आप वाइट बोर्ड पर सब बच्चे देखेंगे, ठीक है। पेज नंबर 6 ओपन करें। टॉपिक 9.2 हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। गुडबर्ग एंड वेज इन 1869 पुट फॉरवर्ड दिस लॉ। 1869 में गुडबर्ग और वेज ने ये अपना लॉ पेश किया था, दोनों ने मिलकर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक क्या होगा, क्या बात करने लगा वो, द रेट एट विच सब्सटेंस, वो रेट जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, वो उसी के एक्टिव मास के क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, ये रिलेशंस हैं असल में, दो चीज़ों में रिलेशन, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट रिलेशन आप उसको बोलते हैं कि कोई चीज़ अगर ज़्यादा हो रही है, इंक्रीज कर रही है, तो डेफिनेटली दूसरी चीज़ उसी रेट से, उसी रेशो से ज़्यादा हो जाए, तो इसको बोलते हैं आप डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में इसे आप यूँ समझ लें, अगर कोई क्वांटिटी हमारे, लेट्स सपोज टेम्परेचर हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। हमारे पास दो टेम्परेचर्स हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए उसी रेशो के साथ दूसरा टेम्परेचर, जैसे कि आपने 9th में पढ़ा था P1 T1, ठीक है, T1 T2, दो हमारे पास टेम्परेचर थे। अगर हमारे पास दो डिफरेंट चीज़ों के टेम्परेचर हों, अगर एक का टेम्परेचर डिक्रीज कर जाए उसी रेशो के साथ दूसरा टेम्परेचर बेटा अगर डिक्रीज कर जाए, तो ये भी रिलेशन कौन सा होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो हमारे पास उसने डायरेक्ट रिलेशन की ही यहाँ पर बात की है। दोबारा से देखें डेफिनेशन, the rate at which substance react is directly proportional to its active mass। सब्सटेंस का जो रिएक्ट करने का रेट है, शरह है, रफ्तार है, वो डिपेंड करती है उसके एक्टिव मास पर, ठीक है बेटा, उसके एक्टिव मास पर। अगर मतलब एक्टिव मास ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली उनका रिएक्ट करने का जो रेट है, रफ्तार है, वो भी ज़्यादा होगी। अगर कम होगी तो डेफिनेटली रेट कम होगा। अब ये एक बात हुई डेफिनेशन में। अब दूसरी बात, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस डेफिनेशन में, इस लॉ में हमने दो चीज़ें पढ़नी है। दूसरी कौन सी होगी, रिएक्शन का रेट, ठीक है। अब दूसरी बात देखें, एंड द रेट
at which a reaction is directly proportional to the product of active mass. अब ये सारी बातें एक रिएक्शन में होंगी डेफिनेटली, तो अब उस रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है दो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के। अब अभी हम डेरिवेशन करेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस के एक्टिव मास का जो प्रोडक्ट बनता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसी डेफिनेशन को या इस लॉ को डिराइव करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन हम उसे देखते हैं आप। हमारे पास सिंपल एक इक्वेशन है जी, ए प्लस बी रिवर्सिबल साइन, रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है कि डबल एरो आएगा यहाँ पर, सी प्लस डी। ठीक है, ये कोई भी हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है। ठीक हो गया बेटा। तो अब ये रिएक्शन है डेफिनेटली, तो इसका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी होगा, रिवर्स का रेट भी होगा। क्यों रिवर्स, फॉरवर्ड और रिवर्स? क्योंकि आपके पास ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन में दो कैटेगरीज होती हैं। रिएक्शन पहले फॉरवर्ड जाता है और फिर क्या होता है बेटा, रिवर्स आता है। शाबाश। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इनकी कंसंट्रेशन सपोज कर लेते हैं। सपोज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, molar concentration of B, molar concentration of C and molar concentration of D are molar concentration are the molar concentrations of A, B, C and D रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमारे पास ये जो अभी हमने सपोज किए हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, सी एंड डी आर द मोलर कंसंट्रेशंस। मोलर कंसंट्रेशन के लिए हमने यूनिट कौन सा यूज करना है? फॉर वन मोल, एक मोल के लिए जो आपने यूनिट्स यूज करना होगा, मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक। ठीक है, मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक। तो ये इनकी मोलर कंसंट्रेशन है, उनका यूनिट्स क्या होगा? फॉर ईच। ठीक है, हर एक के लिए जो यूनिट्स यूज करेंगे मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक यूज करना है हमारे पास। तो ये इनकी बेटा क्या होंगी? मोलर कंसंट्रेशन होगी ए बी सी डी की। अब इस रिएक्शन का हम फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिखते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है? अभी आपने इसमें डेफिनेशन में समझा है, पढ़ा है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इन दोनों के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे आर रेट, स्मॉल एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। आर एफ मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस प्रोडक्ट। इन दोनों का जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा मोलर कंसंट्रेशन का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। तो आपने यहां पर लिखना है ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। ठीक है, अब इसको मजीद आगे हम अगर बात चलाएं, आपको प्रोपोर्शनल का साइन नजर आ रहा है। ठीक है बेटा, आपको क्या नजर आ रहा है? प्रोपोर्शनल का साइन। तो जहां भी प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो उसको आप हमेशा बेटा रिप्लेस करते हैं विद सूटेबल कांस्टेंट के साथ। तो हम यहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिख लेते हैं आर एफ इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनल की जगह हमने क्या चीज यूज करनी है? कांस्टेंट। तो हम यहां पर यूज करेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट कौन सा होगा? के एफ। कौन सा बेटा होगा? के एफ, कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये हमने क्यों यूज किया है? इस प्रोपोर्शनल को रिप्लेस करने। तो हमारे पास साथ क्या है इनके? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है बेटा, तो अब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आ गया। अब डेफिनेटली आपके पास डबल एरो है, तो इसी का रिवर्स रिएक्शन का रेट भी होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन
वो भी डेफिनेटली इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा। तो आप यहां पे लिखेंगे आर, ठीक है, आर कैपिटल, ये आर कैपिटल हम रेट के लिए यूज कर रहे हैं, और इसके साथ स्मॉल आर, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जैसे आपने इधर देखा था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो यहां पर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर स्मॉल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, इन दोनों की मोलर कंसंट्रेशंस के, ठीक है बेटा। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D, ठीक है। अब डेफिनेटली यहाँ पर प्रोपोर्शन था तो हमने इसको रिप्लेस किया, यहाँ पर अगर प्रोपोर्शन का साइन आ गया तो इसको भी हमने रिप्लेस ही करना है। तो यहाँ हम आप लिखेंगे आर स्मॉल आर, ठीक है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को स्किप आउट करने के लिए क्या करेंगे आप, कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D, ठीक है। आपके पास ये दो कांस्टेंट, दो रेट आ गए, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, रिवर्स रिएक्शन का रेट। डेफिनेटली बेटा ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसकी डेफिनेटली एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये रिएक्शन किस पॉइंट पर चला जाएगा, इक्विलिब्रियम की स्टेट में, ठीक है, एक एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होता है, आपको पता है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, इक्वल रिवर्स रिएक्शन के रेट के। मींस दैट RF बराबर हो जाता है R स्मॉल r के। मींस क्या हो, मतलब क्या हुआ इसका, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन। कब होगा, जब आपके पास रिएक्शन क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो हमारे पास इन दोनों का रेट क्या हो जाता है, इक्वल। तो हम यहाँ पर इनकी जो इक्वेशंस बनी है उनको यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। RF की जगह आप लिख सकते हैं KF इंटू A इंटू B, ठीक है, इज इक्वल टू, हमने इस इक्वेशन को यूज किया है। पहले RF की वैल्यू यहां से ये लिखती इधर बेटा, अब R स्मॉल r की वैल्यू आपके पास यहां मौजूद है, इसको हम R स्मॉल r की जगह यहां प्लेस कर देंगे, KR इंटू C मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। जब आपके पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर चला गया, पहुंच गया, एस्टेब्लिश हो गया इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इन दोनों का रेट क्या हो जाता है, इक्वल। हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज आ गई बेटा इक्वेशन की फॉर्म में। अब आपने क्या करना है, आपको इस पूरी इक्वेशन में दो कांस्टेंट्स नजर आ रहे हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इन कांस्टेंट्स को आपने एक साइड पर कर लेना है। एक साइड पर करने के बाद डेरिवेशन आप करेंगे, डेरिवेशन को आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे। ये क्या होगा, KF डिवाइड बाय KR, इसको हमने रिप्लेस करवा दी यहां पर, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है बेटा। हमारे पास यहां तक इक्वेशन आ चुकी है। अब हमारे पास दोबारा से हमारे पास ये सिचुएशन बन गई, KF ओवर KR इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स। तो हम यहां पर यूज करेंगे KF ओवर KR इज इक्वल टू KC। अब इन दोनों कांस्टेंट्स को आपने रिप्लेस कर देना है बेटा एक डिफरेंट, एक नए कांस्टेंट के साथ, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको हम बोलते हैं, केसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के लिए, ठीक है। तो अब आप इसको रिप्लेस कर देंगे, केसी इज इक्वल टू
के एफ और के आर की जगह पर हमने क्या चीज़ प्लेस किया है, के सी को, तो के सी इनकी जगह पर आ गया और इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी। तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। के सी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स। तो हमारे पास ये पूरी डेरिवेशन आपने एज इट इज ही करनी है, ठीक है। ये आपका लोगों का हाफ पोर्शन हो गया। अब इसके साथ अगर आप बुक को देखेंगे तो बुक पर आपके पास पेज नंबर 7 पर एक और डेरिवेशन बताई जा रही है, उसको ज़रा देखें। डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। अब इसी को स्टेप बाय स्टेप हमने यूज़ करना है फॉर जनरल रिएक्शन। तो वो कैसे होगा वो आप ज़रा बुक्स पर देखें। लेट अस अप्लाई द लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर अ जनरल रिएक्शन। अब इसी लॉ ऑफ मास एक्शन को हमने जनरल रिएक्शन के लिए अप्लाई करना है। तो क्या होगा, उसी तरह बेटा सेम टू सेम अब इसी रिएक्शन को आपने एक जनरल रिएक्शन पर अप्लाई करना है, ठीक है। अभी जो आपने डेरिवेशन की है उसमें और अब जो करने लगे, इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो अभी आप देख लें। इन दोनों में जो डिफरेंस था, पहले ये नॉर्मल फॉर्म में थी इक्वेशन, अब इनके साथ स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। अब ये स्मॉल ए बी सी एंड डी, ये स्मॉल जो हमने अल्फाबेट्स लिखे हैं, इनका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। क्या मतलब है बेटा इनका, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं, फिर इसकी डेरिवेशन की तरफ हम चलेंगे। पेज नंबर 7 पर देखें। दिस रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। ये रिएक्शन भी 2 रिएक्शन पर कंसिस्ट करता है, पहले फॉरवर्ड फिर रिवर्स। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आपने सेंटर में और दोबारा से रिवर्सिबल रिएक्शन प्लेस किया है, ठीक है। तो अब आप इससे आगे देखें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दोबारा इस लॉ को वो रिपीट कर रहा है। The rate of chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of its reactants raised to the power equal to the number of moles in the balanced chemical equation of the reaction। ठीक है बेटा। अब हम इसी रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करेंगे। पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था वो, आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब इससे पहले बेटा मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये बुक पर देखेंगे आप। लेट अस फर्स्ट डिस्कस, इससे पहले एक बात डिस्कस करनी है। द फॉरवर्ड रिएक्शन ए बी आर द रिएक्टेंट्स वेयर ए एंड बी आर द नंबर ऑफ मोल्स। बुक में बता भी दिए बेटा, ये स्मॉल ए और बी क्या है, इनके नंबर ऑफ मोल्स। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये स्मॉल ए बी सी और डी का क्या मतलब है, जैसे इसका यही मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो आपके पास पहले क्या आया था, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो आप यहाँ पर लिखेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब दोबारा जो दूसरी डेफिनेशन इस जनरल रिएक्शन के लिए उसने डेफिनेशन यूज की है, जो इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इनकी पावर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, इनकी पावर्स। अब इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो इसकी भी पावर बी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्रोपोर्शन का साइन दोबारा से मिल रहा है, नजर आ रहा होगा। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे, आर एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आ गया। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर स्मॉल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। दोबारा से वही बात, ये स्मॉल सी और स्मॉल डी क्या है, इनके मोल्स हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, इनकी पावर्स में हम लिखते हैं। ये इनकी पावर्स आ गई। अब प्रोपोर्शन का साइन रिप्लेस करना है,
आर स्मॉल आर इज इक्वल टू के आर, क्या यूज करेंगे, के आर यूज करेंगे आप, ठीक है। कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब ये रिएक्शन भी डेफिनेटली एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये भी एट इक्विलिब्रियम स्टेट पर जाएगा, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। आपको पता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर चला जाता है या बहुत एस्टेब्लिश हो जाता है हमारे पास, तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। दोबारा से जैसे हमने पहले डेरिवेशन में किया था, इन दोनों की वैल्यूज जल्दी से प्लेस करेंगे। आर एफ इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी इज इक्वल टू, अब आर स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ के आर सी मोलर कंसंट्रेशन पावर सी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर स्मॉल डी। हमारे पास दो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एक साइड पर करेंगे जैसे हमने पहले किया था, के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। हमारे पास दोनों दो कांस्टेंट दोबारा से आ गए, तो इनको हमने रिप्लेस किया था किसके साथ, के सी के साथ। के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर, तो हम यहाँ पर के एफ ओवर के आर की जगह हम के सी यूज करना है। के सी में आपको पहले बता चुका हूँ क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो इन दोनों की वैल्यूज दोबारा से वही आ जाएंगी। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी, पावर हमारे पास डी है, डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आ गया। आज आपने बेटा टॉपिक 9.2 पढ़ा, जो कि एग्जाम के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आज आपकी डायरी यही है, डायरी आप नोट कर लें सब बच्चे। डायरी है आपकी टॉपिक 9.2, ठीक है। ये आपने लर्न करना है प्लस आरपी करनी है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेक्चर है, टॉपिक है हमारे पास बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से, तो इसकी आपने बेटा बार बार प्रैक्टिस करनी है और इसकी मुझे आरपी आप सबने इंडिविजुअली मुझे सेंड भी करनी है। तो नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ आप हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।